नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की, जो कि ईएसबी ने अपने कैलेंडर में मेंशन कर दिया है। और उस पात्रता परीक्षा में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की भी बात करेंगे कि आखिरकार उनको किस प्रकार से ऐसी अपनी रणनीति को बनाना चाहिए जिससे कि अधिकतम अंक को प्राप्त करके यहाँ पे पात्रता परीक्षा में जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई कर पाएँ और पात्रता परीक्षा को पात्रता परीक्षा के रूप में ना देखते हुए, क्वालिफाइंग नेचर के रूप में ना देखते हुए ऐसी तैयारी की जाए जिससे कि आपके मैक्सिमम चांस यहाँ पे वर्ग 2 चयन परीक्षा में सिलेक्ट होने के बने। तो क्या कुछ चीज़ें आपकी हो सकती है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, क्लैरिटी आपको आ चुकी है क्योंकि आपने डीएड या बीएड कर रखा है या आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये तो क्लियर है कि आप यहाँ पे शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि शिक्षक बनना यहाँ पे इतना भी आसान अब यहाँ पे नहीं रह गया है, क्योंकि दो दो परीक्षाओं से होकर के अब आपको यहाँ पे गुजरना पड़ेगा, जिसमें कि प्री देना पड़ेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की ज़रूर है। लेकिन उस क्वालिफाइंग नेचर में भी अगर आप यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब जो 12.4 नियम है जो कि अभी यहाँ पे जारी किया गया है, उसमें साफ मेंशन है कि अगर आप यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मार्क नहीं ला पाते हैं आपके पात्रता परीक्षा में, तो चयन परीक्षा में फिर आप कितने ही अंक ला लें, आपको आपकी कैटेगरी में ही सीमित रखा जाएगा। तो इसको लेते हुए आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क जो कि 90 अंक होते हैं, उसको भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो क्या कुछ चीज़ें आपकी इस पात्रता परीक्षा के रिगार्डिंग हो सकती है? जैसे कि आपको पता ही है कि पात्रता परीक्षा को अभी कम से कम यहाँ पे 6 से 7 महीने का वक्त ज़रूर है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये वक्त पर्याप्त होगा आपकी वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की तैयारी करने के लिए? क्योंकि इस पात्रता परीक्षा में केवल वह पात्रता परीक्षा नहीं देंगे जिनका कि डीएड या बीएड कंप्लीट हो चुका है और अभी तक इन्होंने पात्रता परीक्षा नहीं दी है, बल्कि वो कैंडिडेट भी यहाँ पे पात्रता परीक्षा देने के लिए जरूर अपीयर होने वाले हैं, जो कि अपनी कैटेगरी में तो क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अनरिजर्व्ड यानी कि जो अनारक्षित वर्ग की कैटेगरी में है, उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, जिस वजह से वो चाहेंगे कि इस बार 90 से अधिक अंक ला करके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में क्वालिफाई किया जाए, जिससे कि मेंस में सभी कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए उनके सिलेक्शन के यहाँ पे चांस बने। तो देखिए, हम सबसे पहले इस एग्ज़ाम के नेचर को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि आपको इस एग्ज़ाम की जो तैयारी शुरू करना है पात्रता परीक्षा की, तो उसके लिए आपको किस प्रकार से अपने आपको यहाँ पे शुरुआती तौर पे देखना होगा। तो देखो देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि शुरुआती तौर पे डेफिनेटली आप उतने तैयार नहीं होते हैं एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के। तो तैयारी वास्तव में धीरे धीरे ही चालू होगी। एक निश्चित समयबद्धता और निरंतरता के साथ आपको तैयारी चालू करना होगा। सबसे पहले एग्ज़ाम की आप तैयारी करें। देखिए, आपको जो सिलेबस होता है किसी भी एग्ज़ाम का, वो बेस होता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, ईएसबी की साइड में जाइए, सिलेबस का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, सिलेबस का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेना है। और उस सिलेबस में आप देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आपके 30 अंक, जी हाँ दोस्तों, 30 अंक जो होंगे उसमें 4 पोर्शन आपके दिए गए हैं, जिसमें कि आपकी सामान्य हिंदी है, सामान्य आपकी इंग्लिश रहेगी। इसके अलावा आपकी रीजनिंग और जो जीके है उसका भी एक पोर्शन दिया गया है। और शिक्षा शास्त्र यानी कि जो पेडागोजी होती है, जिसमें कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, किस प्रकार की मानसिकता के स्तर में उतर के उनको पढ़ाया जाता है, पढ़ाने की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में शिक्षा शास्त्र में आप अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से इस 30 अंकों में इस 4 पोर्शन को समेट दिया जाएगा। और मेन जो आपका पोर्शन होने वाला है पात्रता परीक्षा में, वह आपका 120 अंकों का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 120 अंकों का ये सब्जेक्टिव पोर्शन होने वाला है, जिसमें कि अगर हम देखें कि कितने विषय में ये परीक्षा होगी आपकी पात्रता परीक्षा, तो डेफिनेटली ये 7 विषयों में होने वाली है, जैसे कि आपको पता ही है। अब आप किस विषय से परीक्षा देंगे आप ये ज़रूर बखूबी जानते हैं। तो हम यहाँ पे आपके जो उस 30 अंकों की बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर बीच बीच में आप शिक्षा शास्त्र वगैरह पढ़ना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको पढ़ना होगा। लेकिन आपका जो मेंस है उसमें पूरी तरह आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है, उस मेन सब्जेक्ट के नॉलेज को अब यहाँ पे परखा जा रहा है और उसका स्तर भी अब यहाँ पे ईएसबी के द्वारा सरल नहीं रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड किया जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड जो अप्रत्याशित चीज़ें हैं वो पूछी जा रही है। तो अब आपको उसके लिए उस हिसाब से ही यहाँ पे तैयारी शुरू करना होगा। तो हम यहाँ पे मेन सब्जेक्ट की ही बात करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल में 120 अंक जो है दोस्तों, उस 120 अंक में अगर आप यहाँ पे अपना 80% भी अच्छे से दे देते हैं,
तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 90 अंकों को ज़रूर क्रॉस कर जाएंगे, जो कि अनरिजर्व्ड की यहाँ पे कैटेगरी है। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि पात्रता परीक्षा को केवल पात्रता परीक्षा में के रूप में देख करके कि हम ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग कर लेंगे, इस प्रकार की गलती बिल्कुल नहीं करना है। रिसेंट में ये देखा गया है कि जिन्होंने पात्रता परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए थे, चयन परीक्षा में भी उनके बहुत अच्छे अंक आए थे। क्यों? क्योंकि चयन परीक्षा का जो सिलेबस है वो पात्रता परीक्षा के सिलेबस से पूरा रिलेट करता है। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी किया होगा, जिनका मल्टीपल रिवीजन हुआ होगा, तो डेफिनेटली उनके चयन परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए हैं। उन्होंने अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कराया है, कई सारे लोगों से मेरी बात हुई है और सिलेक्शन को लेकर के अब वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आपको भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा के लिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा अगर 2026 में हो रही है तो चयन परीक्षा 2027 के स्टार्टिंग में आपके फरवरी या जनवरी के आसपास ज़रूर हो जाएगी, जिसमें कि आपको 4 से 5 महीने ही मिलने वाले हैं। और इन 4 से 5 महीनों में आपको कम्पीट उन लोगों से करना है जो पहले से यहाँ पे पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड हैं और जो आपके साथ पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड होंगे। मतलब ऐसे लाखों की संख्या में कैंडिडेट यहाँ पे निकल करके ज़रूर आ जाएंगे, जिनके साथ आपको यहाँ पे कॉम्पीट करना होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि शुरुआत आपको किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि पात्रता परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को लिख लीजिए। उस सिलेबस में आप के जो भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप अभी NCERT के माध्यम से यहाँ पे करने का ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि NCERT वो आधारभूत आपका फंडामेंटल होता है, जिसके माध्यम से आपकी जो नींव है वो मजबूत होती है और उसी पे आपका जो ज्ञान का जो भवन है वो टिका होता है। तो डेफिनेटली आपको 6वीं से लेकर के 12वीं तक की जो भी NCERT की बुक्स है, चाहे वो ओल्ड NCERT हो या आपकी न्यू NCERT हो, उसको देखने का प्रयास करना है, क्योंकि NCERT में आपके फैक्ट मौजूद नहीं होते, पूरी तरह से ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का प्रयास करती है। तो NCERT आप पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। डेफिनेटली आप 1 से 1.5 महीने में पूरी NCERT यहाँ पे ख़त्म ज़रूर कर देंगे। अब NCERT ख़त्म करने के बाद आपके सिलेबस के आपको टॉपिक्स को देखना है और उस सिलेबस के टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो NCERT से आपने कवर कर चुका है और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो कि थोड़ी अलग जा रही है, उसको यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करना है। उसके बाद ही आपके जो रेफरेंस बुक जो कि आपके मार्केट में कंपटीशन के लिए आई हुई होती है, उस पर आपको जाना है। और ये आपकी तैयारी का शुरुआती पार्ट होगा दोस्तों, जिसमें आप NCERT कवर कर लेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर यहाँ पे बिल्ड होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होता है जब आपका ज्ञान निरंतर विकसित होता जाता है, ज्ञान का सतत विकास होता जाता है। अभी आप जब शुरुआत करेंगे तो चूंकि आप ज्ञान से परिपूर्ण नहीं रहेंगे, सभी चीज़ों को आपको ग्रहण करना होगा, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली है कि पढ़ाई के दौरान आपका मोटिवेशन नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप निरंतरता को यहाँ पे अपने हैबिट में लाते जाएंगे तो डेफिनेटली आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। ज्ञान में वृद्धि होने से आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन पढ़ाई को लेकर के आएगा और मोटिवेशन डेफिनेटली यहाँ पे टेम्पररी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं टिकता है, आपकी निरंतरता ही टिकती है, इस बात को बता दूं। और निरंतरता डेफिनेटली आपके जो इंटरनल मोटिवेशन, आप जो काम निरंतर रोज कर रहे हैं, उससे यहाँ पे ज़रूर निकल के आता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, NCERT को ख़त्म करना है। NCERT को ख़त्म करने के अलावा अभी व्यापम ESB के द्वारा जो पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे ज़रूर देखने का प्रयास करेंगे। उन क्वेश्चन से एक पैटर्न आपको यहाँ पे एग्जाम का समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे ESB के द्वारा पूछे जा रहे हैं। अगर मैथ्स की बात करें तो ESB ने अभी क्या किया है कि आपके जो एडवांस मैथ्स है उसके वेटेज को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो आपको क्या करना है, अपना जो एडवांस लेवल है, मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने का प्रयास करना है। उससे आप ज़रूर यहाँ पे बखूबी एक प्रकार से रिलेट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चंस को ढूंढने का प्रयास करेंगे। समय समय पे आपको मॉक टेस्ट भी लगाते जाना है, लेकिन मॉक टेस्ट आपका शुरुआती तौर पर नहीं लगाया जाएगा। शुरुआती तौर पर आपको रीडिंग करना है, नोट्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी आपकी बाद में होगी। अगर आपने NCERT पढ़ा है तो भी आपको नोट्स पहली बार में नहीं बनाना है, दूसरी बार में भी आपको
केवल एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना है, नोट्स नहीं बनाना है। आपका जो नोट्स बनने वाला होगा वो तीसरी बार में बनेगा, जब तीसरी बार की आप रीडिंग लगाएंगे, क्योंकि तीसरी बार में आपके लिए जो बहुत ज़्यादा आईएमपी चीज़ें हैं जिसको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं या भूलने की कंडीशन में है, उन चीज़ों को ही आपको नोट्स में मेंशन करना होगा। अनवांटेड चीज़ें जो आप पहली बार में नोट्स में मेंशन कर सकते थे वो चीज़ें अब आपकी नहीं आ जाएगी, नोट्स कम से कम लिखी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने का आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा और वो याद भी हो जाएगी। तो नोट्स आपका एक छोटा सा हो जाएगा, समराइज तरीके से हो जाएगा। तो नोट्स आपको कम से कम में दूसरी या तीसरी रीडिंग में करना होगा। तो बहुत आसान है दोस्तों। सब्जेक्टिव जो नॉलेज है 120 अंकों का पूछा जाएगा, उसको डेफिनेटली आप इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि जो मेंस यानी कि जो चयन परीक्षा होने वाली है उस चयन परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार से टॉपर की कैटेगरी से बाहर ना होना पड़े। जी हाँ दोस्तों, टॉपर की रणनीति के तहत अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, टॉपर बनने की चाह के साथ अगर पढ़ना शुरू करेंगे, तभी आप यहाँ पे एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज लाखों की संख्या में यहाँ पे कैंडिडेट्स होने वाले हैं जो कि एग्जाम में अपीयर भी होंगे, पात्रता परीक्षा भी क्वालिफाई करेंगे, लेकिन उनका जो मेन मोटिव रहेगा वो पात्रता परीक्षा को किसी भी तरीके से क्वालिफाई करना रहेगा। इसलिए चयन परीक्षा में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस बात को आप बिल्कुल सीरियस होकर के तैयारी करिए, ये समझ के तैयारी करिए कि चुनाव के पहले ये एक अंतिम भर्ती होने वाली है और इसके बाद अब कब भर्ती आएगी इसको लेकर के किसी भी प्रकार से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एक आखिरी चांस के रूप में इस भर्ती को देख करके आप यहाँ पे तैयारी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप जो सिलेक्शन की चाह रखते हैं वो सिलेक्शन पे आप पहुँच भी जाएंगे। दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर की जा सकती है, लेकिन चूंकि समय का अभाव होता है और वीडियो काफ़ी लंबा बन सकता है, इसलिए मैं वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लंबा करने का प्रयास नहीं करूंगा। लेकिन बीच बीच में आपको गाइड करने के लिए समय समय पर किन रिसोर्सेज का यूज़ करना है, कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से गलतियों को सुधारना है, इन चीज़ों पर हम समय समय पर चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि अभी आपने शुरुआत नहीं किया है तो ये शुरुआत करने के लिए एक वीडियो बनाया गया था कि डेफिनेटली आपको निरंतरता को शुरुआत के दौरान बनाए रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो सिलेक्टेड हो जाते हैं या टॉपर की कैटेगरी में आते हैं और जो सिलेक्ट नहीं होते उनके बीच यहाँ पे शुरुआत और शुरुआत के दौरान आखिरी तक जो निरंतरता होती है उसका ही अंतर होता है। जो सिलेक्ट नहीं होता वो 1 या 2 बार टॉपिक को पढ़ता है, लेकिन जो सिलेक्ट हो चुके होते हैं उनका कम से कम 4 से 5 बार यहाँ पे मल्टीपल रिवीजन टॉपिक्स को लेकर के हो चुका होता है। नॉलेज का अंतर नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे अंतर होता है तो केवल रिवीजन का, सीटिंग का अंतर होता है। आप कितने घंटे निरंतर यहाँ पे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैठ रहे हैं उसका अंतर ही आपको या तो नीचे गर्त की ओर ले जाता है या आपको टॉपर या सिलेक्टेड बना देता है। तो अपने अंदर एक मोटिवेशन बनाए रखें, निरंतरता बनाए रखें। कोशिश करें कि शुरुआती तौर पे अगर आप 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो इस घंटों की संख्या को आप कम से कम अंतिम तक 7 से 8 घंटे जरूर कर देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपके साथ ये बातें सभी साझा कर रहा हूँ। आगे जो भी अच्छी चीज़ हो सकती है आपके परीक्षा की तैयारी के रिगार्डिंग उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।